नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम.एन. श्रीनिवास के बारे में। एम.एन. श्रीनिवास जिनका पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है। इनका जन्म 1916 में होता है और मृत्यु कब होता है? 1999 में। यानी कि ये आज़ादी से पहले भी थे और आज़ादी के बाद में भी उपस्थित थे। इनका जीवन काल 1916 से 1999 तक रहा। तो एम.एन. श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्री जिनकी बहुत ही चर्चा होती है। किस लिए? तो इन्होंने विश्व के समाजशास्त्रीय रंगमंच पर अपनी बहुचर्चित और बहुविज्ञापित संस्कृतिकरण की अवधारणा, किसकी अवधारणा? संस्कृतिकरण की अवधारणा के लिए ये जाने जाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास भारत के प्रारंभिक अग्रिम समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों में से एक है, जिन्होंने अपने लेखन कार्यों और क्षेत्र कार्य परंपरा द्वारा भारत के समाजशास्त्र और मानव शास्त्र पर अपनी एक विशिष्ट छाप अंकित की है। इनका जन्म कब होता है? तो एम.एन. श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर 1916 को होता है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा, वो मैसूर के स्थानीय स्थान से ही हुई। और उसके बाद में इन्होंने आगे की पढ़ाई, उन्होंने पीजी की पढ़ाई कहाँ से पूरा किया? तो ये बम्बई विश्वविद्यालय से जी.एस. घुरिये के नेतृत्व में इन्होंने अपना जो पीजी का डिग्री है वो लिया, जिसका शोध का विषय, लघु शोध का विषय क्या था? इनका लघु शोध का विषय जो था वो एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, ये इनका जो लघु शोध है उसका विषय था। तो अपनी जो ये पीजी की डिग्री है वो उसे प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने उस शिक्षा के लिए लंदन चले गए और लंदन में उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की अपनी? लंदन में जाकर के उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से अपना पीएचडी डिग्री ली। पीएचडी का जो शोध निर्देशक इनके कौन गुरु थे? रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस पिचार्ड। इनके गुरु रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस पिचार्ड थे। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो शोध के दौरान ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में ये इवांस पिचार्ड के मार्गदर्शन में इन्होंने अपना पीएचडी पूर्ण किया, जिसका शोध का विषय क्या था? द रिलीजन ऑफ सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ये इनका शोध का विषय रहा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसी पुस्तक के आधार पर उन्हें एक ब्रिटिश अकादमी का फेलोशिप भी इन्हें मिला। उन्हें अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पुनः वो लौटे। कब? 1951 में। 1951 में वो लौटे और भारत लौटकर बड़ौदा विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र विभागों में अपनी सेवाएं दी। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने लघु समुदाय और सूक्ष्म संगठनों पर कार्य किया। एम.एन. श्रीनिवास ने लघु समुदाय और सूक्ष्म संगठनों पर कार्य किया और अपने अध्ययन में कौन सी विधि अपनाई? अवलोकन विधि को अपनाया और साथ ही साथ भारतीय विद्याशास्त्र को भी अपनाया, यानी कि हिंदू विचारधारा के प्रणेता भी रहे हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन को भी अपनाया है और इनका अध्ययन का जो तर्क होता था वो प्रक्रियात्मक होता था। इनका दृष्टिकोण कौन सा है? परिप्रेक्ष्य संरचनात्मक प्रक्रियात्मक रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो श्रीनिवास के गुरु थे वो कौन थे? रेडक्लिफ ब्राउन, जिनसे वो बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने समाज को एक जीवित शरीर की तरह देखा। जैसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक क्या होता है? जैसे कि शरीर में जो भी हमारी इकाइयाँ, जो भी भिन्न इकाइयाँ हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर, दिमाग, सिर, जो भी है वो अपना काम मिलजुल कर करते हैं ताकि शरीर को जिंदा रख सके, शरीर जिंदा रहे। वैसे ही हमारा समाज है, समाज की भी विभिन्न इकाइयाँ जो है, जैसे कि परिवार हो गया, जाति हो गए, धर्म हो गया, ये सब अपना अपना कार्य करती रहती है ताकि समाज में संतुलन बना रहे, व्यवस्था बनी रहे। तो इनका दृष्टिकोण कौन सा रहा? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक। आगे देखते हैं। श्रीनिवास द्वारा दक्षिण भारत के
श्रीनिवास द्वारा दक्षिण भारत के मैसूर क्षेत्र के कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया गया और यहाँ का अध्ययन करके उन्होंने पाया कि भारत में जातियों में गतिशीलता संभव है। भारत में जातियों में गतिशीलता संभव है, जबकि पहले ऐसा माना जाता था कि जातियों में गतिशीलता नहीं होता है। अगर जिस जाति में जन्म ली है उसी में मृत्यु होगी, थोड़ी सी भी गतिशीलता नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि यह गलत है, यह कहना गलत है कि जाति गतिविहीन है। जातियों में क्या है, गतिशीलता संभव है। श्रीनिवास का मानना है कि जातियों में गतिशीलता संभव है। आगे इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा द्वारा यह कहा भी है कि जातियों में गतिशीलता थोड़ी पाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। श्रीनिवास द्वारा मैसूर क्षेत्र की ही रामपुरा गांव का भी अध्ययन किया गया और ये रामपुरा गांव का जो असली नाम था वो कोडाह गली था। क्या था? कोडाह गली। और अपने इन सारे अध्ययनों के उपरांत जो है श्रीनिवास द्वारा ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अवधारणाएं दिए गए, जैसे कि ब्राह्मणीकरण हो गया, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, प्रभु जाति और फैलाव। इन सब की अवधारणाएं इन्होंने दी है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस पे मतलब विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या होता है ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, ये सब क्या होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो श्रीनिवास द्वारा जो जातीय गतिशीलता को प्रदर्शित करने का सर्वप्रथम जो शब्द दिया गया वो ब्राह्मणीकरण दिया गया। ब्राह्मणीकरण उन्होंने इस शब्द के लिए प्रयोग किया था, लेकिन कुछ आलोचनाएं हुई कि ब्राह्मणीकरण नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। तो विस्तृत चर्चा तो अगले वीडियो में होगा। तो चलिए हम लोग इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सारी पुस्तकों को हमने नहीं लिया है। अगर सारी पुस्तकों को आपको देखना है तो हमारे शॉर्ट्स वीडियो में ये सारी के सारी मतलब जो भी थिंकर्स हैं, सारे थिंकरों का पूरा सीक्वेंस वाइज बुक दिया गया है। तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो कि और एक जगह लगा करके रख सकते हो, ताकि जैसे आजकल का एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा पहले किताब लिखी गई है, कौन सा बाद में लिखी गई है। तो वहाँ से आप जा कर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए कुछ पुस्तकें यहाँ पे हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहली पुस्तक इसमें है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इन मैसूर, इन्होंने 1942 में लिखा था। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये तो इनकी पीएचडी का जो बुक था वो था। तो इन्होंने 1952 में लिखा था। विलेज इंडियाज, तो ये 1955 में लिखा था। और इसी प्रकार की दो और बुक है जो कि कंफ्यूज करता है एग्जाम में कि कौन सा किसका लिखा हुआ है। तो अगर इंडियन विलेज आ जाए तो क्या हो जाएगा, एससी दुबे का। इंडियन विलेज एससी दुबे का लिखा हुआ है और विलेज इंडिया मैकिम मेरिट का लिखा हुआ है। और इंडियाज विलेज किसका लिखा हुआ है, एम.एन. श्रीनिवास का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगली पुस्तक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ये 1962 में लिखा गया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये 1966 में लिखा गया। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, ये 1969 में लिखा गया। द रिमेम्बर्ड विलेज, ये 1976 में लिखा गया। द डोमिनेंट कास्ट ऑफ अदर एसेज, 1966 में लिखा गया। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड एसेज इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये 1998 में लिखा गया। तो ये थी इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और सारी पुस्तकों को आपको हमारे शॉर्ट्स वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो ये जो सारी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने लिखी हैं। तो लेकिन इन सभी पुस्तकों के बारे में इनके जो गुरु हैं जे.एस. घुरिया, उन्होंने कहा है कि इनमें सिर्फ किताबी ज्ञान है। इन सारी पुस्तकों में सिर्फ किताबी ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान तो क्षेत्रीय ज्ञान है।
जो जिसमें दिन प्रतिदिन के व्यवहार जो भी होते हैं, जो भी अंतःक्रियाएं होती है, उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। ऐसे उन्होंने मतलब कहा था जीएस घुरिये ने। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप वो भी देखना ना भूलिएगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।